हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेईई एंड एई एग्जाम्स। और ये क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दीज आर फ्रॉम द प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स, वो पेपर्स जो कि टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं और आने वाले एग्जाम्स भी मोस्टली टीसीएस के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। तो कैसे इन सवालों को क्रैक किया जा सके, कैसे इन सवालों के पैटर्न को समझा जा सके, इसी पर पूरी ये टेस्ट आपकी जो है वो सीरीज बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वी आर इन टू दिस 11th प्रैक्टिस सेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जहां पर हम सीवर डिजाइन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, जरा क्वेश्चन को रीड आउट करें एंड लेट अस सी हाउ आर वी एबल टू डू इट। तो जब बात चल रही है यहां पर व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेडियंट फॉर 150 mm डायमीटर सीवर ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज व्हेन फ्लोइंग हाफ फुल। तो देखो बहुत सारे क्राइटेरियाज है कि जब सीवर हाफ फुल होता है, कंप्लीट फुल होता है, तो क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जब सीवर हाफ फुल या कंप्लीट फुल हो रहा होता है तो हम कई सारे अलग अलग प्रोपोर्शनेट रेशियोज की बात करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट दी proportionate ratios, तो इन प्रोपोर्शनेट रेशियोज में एक रेशियो बनता है डेप्थ का प्रोपोर्शनेट रेशियो, और डेप्थ का प्रोपोर्शनेट रेशियो बनता है दैट इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस एल्फा बाई 2 के बराबर। And similarly, if you talk about the depth proportionate ratio के अलावा if you talk about the area proportionate ratio, तो that comes out to be equal to A by A is equal to alpha by 360 degree minus sin alpha upon 2 pi। तो ये होता है हमारे पास एरिया प्रोपोर्शनेट रेशियो। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है रेफर्ड एज पेरीमीटर प्रोपोर्शनेट रेशियो, जो कि बताता है कि वैल्यू निकल कर आती है यहां पर अल्फा बाय 360 डिग्री के बराबर। सिमिलरली एक और प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है दैट इज गिवन बाय क्या, हमारे पास आर बाय आर का प्रोपोर्शनेट रेशियो, मतलब हाइड्रोलिक रेडियस का प्रोपोर्शनेट रेशियो, जो कि हमारे पास कैसे बनेगा, एरिया और पेरीमीटर का रेशियो। तो दैट वुड कम आउट टू बी एज इक्वल टू अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू वॉट, तो इंटू आएगा 360 डिग्री अपॉन अल्फा के बराबर। क्योंकि हमारे पास ए बाई ए, मतलब हम जो है वो रेशियो निकालते हैं किसका, हमारे पास एरिया अपॉन पेरीमीटर का रेशियो। तो ये वाला डिवाइडेड बाय दिस, तो ये बनता है 360 बटे अल्फा के बराबर। अच्छा, वहीं पर एक और रेशियो होता है रेफर्ड एज v बाई वी का रेशियो, जो कि होता है r बाय आर की पावर 2/3 का रेशियो। तो ये भी बन जाता है हमारे पास अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई की पावर 2/3 इंटू 360 डिग्री अपॉन अल्फा की पावर 2/3। अच्छा, यहां पर अगर बात करें कि रेशियो और क्या बन सकता है, तो रेशियो बन सकता है क्यू बाई क्यू का रेशियो। और जब क्यू बाई क्यू के रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहां पर दिस वुड कम आउट टू बी क्या, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो एरिया का रेशियो ये वेलोसिटी का रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा बाय 360 डिग्री, अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू पावर 5/3 इंटू 360 डिग्री बटे अल्फा की पावर 2/3। अब यहां पर आप जरा सोचना कि आपके पास इतने सारे आपने प्रोपोर्शनेट रेशियो पढ़े, लेकिन इनमें से किसी की मदद से क्या हम ये आंसर निकाल पा रहे हैं? नहीं। एक बेसिक सा फॉर्मूला और सीखते हैं कि जो हमारा मेनिंग्स का फॉर्मूला है, जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है फॉर द ओपन चैनल फ्लो, दैट इज गिवन बाय 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। हाइड्रोलिक रेडियस की बात चल रही है यहां पर, मेनिंग्स रफनेस कांस्टेंट है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, और यहां से वेलोसिटी पता चलती है। मिनिमम ग्रेडियंट पूछा है, मतलब एस की वैल्यू पूछी है आपको। 150 mm डायमीटर सीवर ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज दे रखा है, आर की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, एन नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, तो ये एस नहीं निकाला जा सकता। और यहां से हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, और वो है आईएएस कोड का प्रोविजन।
एज पर द आईएस कोड 1972-1983 क्लॉज 4.6.1.2 ये कहता है कि द अप्रोक्सीमेट ग्रेडियंट्स व्हिच गिव दिस वेलोसिटी for the sizes of pipes likely to be used in building drainage and the corresponding discharges when flowing half full are as follows. तो डाया ऑफ सीवर एमएम में कितना होगा, उसके लिए मिनिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए. यहां भी पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेडियंट फॉर 150 mm डायमीटर सीवर. तो आपको ध्यान ये रखना है, जैसे जैसे सीवर का डायमीटर बढ़ता चला जाएगा आपके पास आपका जो ग्रेडियंट है वो भी आपको इंक्रीज करते रहना पड़ेगा. मतलब यहां पर हमें डिक्रीज करते रहना पड़ेगा. तो यहां पर आपने पूछा है 150 mm के लिए कितना है सीवर का हमारे पास जो है वो मिनिमम ग्रेडियंट 1/100 के बराबर. ध्यान रखिएगा इफ दिस वैल्यूज आर टू बी आस्क्ड, 100 के लिए 1/57, 150 के लिए 100, 200 के लिए 147, 230 के लिए 175, नियर अबाउट आपको वैल्यू जो है वो ध्यान रखते हुए चलना है. तो यहां से आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 1/100 के बराबर. सिमिलरली ऐसा ही एक सवाल पूछा जा सकता है जो कि है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर 150 mm डायमीटर सीवर ऑफ द बिल्डिंग ड्रेनेज व्हेन फ्लोइंग हाफ फुल. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बस मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है. इसके लिए हमारे पास अगेन द सेम कोड इन क्लॉज नंबर 4.6.1.4. ऑन द अदर हैंड इट इज डिजायरेबल टू एम्प्लॉय ग्रेडियंट्स गिविंग अ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेटर देन 2.4 मीटर पर सेकेंड. इससे ज्यादा की वेलोसिटी अगर हमें चाहिए. वेयर इट इज अनअवॉइडेबल कास्ट आयरन पाइप शैल बी यूज्ड द अप्रोक्सीमेट ग्रेडियंट्स व्हिच गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड फॉर द वेरियस साइजेस ऑफ पाइप्स एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज व्हेन फ्लोइंग हाफ फुल आर एज फॉलो. तो ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी और हमारे पास जो कि है मैक्सिमम ग्रेडियंट की वैल्यू और डिस्चार्ज हमारे पास कितना विच इज इन मीटर क्यूब पर मिनट. तो डायमीटर के बेसिस पर एज वी गो डाउन डायमीटर बढ़ता चले जा रहा है, मैक्सिमम ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास फिर से कम होती चली जा रही है. यहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर फिर से 150 mm डायमीटर के लिए पूछा है तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना लेके चलना है 1/9.7 के बराबर. तो यहां पर आपके पास जो सवाल बन रहा है, आंसर बन रहा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट. अगर 150 mm का डायमीटर है तो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1/9.7 के बराबर. तो दोनों सवाल जो है वो कोडल प्रोविजन से पूछे गए हैं. आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मिनिमम के लिए पूछेगा तो ये वाला टेबल ध्यान रखना है, मैक्सिमम के लिए पूछेगा तो ये वाला टेबल ध्यान रखना है. ठीक है, और दोनों ही सवाल जो है वो डायरेक्ट कोडल प्रोविजन से पूछे गए सवाल है. आज की तारीख में कोडल प्रोविजन के सवाल जनरली आ जाते हैं. अगला सवाल पूछा है द डिजाइन ऑफ सीवर इज सच दैट इट अटेन्स सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट. कब अटेन कर पाता है हमारा कोई भी एक सीवर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अलग अलग जो आपकी डिजाइन वेलोसिटीज जो होती हैं वो अलग अलग हमारे पास कितने निकल कर आती है. तो अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम अगर हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज की बात करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच 2 times ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज. ये हमारे पास जो है वो हमारे ब्रांच सीवर के लिए जनरली रिकमेंडेड है. अगर हम बात करें मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज हमारे सीवर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 times ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज. वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारे पास मिनिमम हमारा डेली डिस्चार्ज कितना होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3 times ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि हमारा मिनिमम आवरली डिस्चार्ज कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 times ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज. ये सारे रेशियोज मैंने आपको जो है वो ब्रांच सीवर के लिए बताए हैं. और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सीसीवी सीवर को डिजाइन किया जाता है फॉर दी मैक्सिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं. क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं. और मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो के लिए हम चेक करते हैं. और चेक करते हैं किसके लिए, तो चेक करते हैं फॉर दी मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के. किसके लिए, मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के लिए. व्हाट इज मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, वो वेलोसिटी या वो मिनिमम वेलोसिटी हमारे सीवेज या सीवर के अंदर अटेन हो सके जिसकी वजह से कोई भी हमारे पास सेडिमेंट पार्टिकल या तो जो बैठा हो उसे वो वापस से फ्लो में लेके चल सके या किसी सेडिमेंट पार्टिकल को नीचे ना बैठने दे. ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. ठीक है, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव,
and 2 meter diameter cast iron sewer is to be set at a grade of 1 meter fall per 500 meter length. What will be the velocity of the flow when it is flowing full? तो velocity of flow कितना होगा? अब देखो velocity of flow के लिए क्राइटेरिया क्या पता होना चाहिए? V is equal to 1 by n r की पावर 2 by 3 s की पावर 1 by 2 के बराबर। यहां से हमारे पास ग्रेड पता है, इट इज नोन टू अस, r निकाला जा सकता है फ्रॉम द डायमीटर ऑलरेडी गिवन टू अस। इस पर विचार करने की जरूरत है, अगर ये पता चल जाए तो वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द वेलोसिटी। यहां पर हमारे पास जो रफनेस कांस्टेंट है ये n की वैल्यू होती है नियर अबाउट 0 पॉइंट, हमारे पास दिस वैल्यूज कम्स आउट टू बी 0.15 के बराबर फॉर दी कॉन्क्रीट सीवर, 0.015। कॉन्क्रीट सीवर के लिए होती है। यही वैल्यू हमारे पास n की 0.013 हमारे कास्ट आयरन सीवर के लिए होती है। सॉरी, वहीं पर ये वैल्यू n की 0.011 तक चली जाएगी फॉर दी ग्लेज्ड और विट्रीफाइड टाइल सीवर। तो ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक वैल्यूज है, इफ यू रिमेंबर इट तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आया हुआ सवाल है, पता करने की जरूरत है n की वैल्यू कितनी है। कास्ट आयरन सीवर के लिए n की वैल्यू होती है 0.013। डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करना है तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 1/0.013 r होता है हमारे पास क्या, d/4 की पावर 2/3 इंटू s हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, s की पावर 1/2। तो अब वैल्यूज पुटअप करना चालू करते हैं तो d कितना, डायमीटर 2 मीटर का डायमीटर है हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.013 इंटू d कितना है 2, तो 2/4 की पावर 2/3 और हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप कितना बनता है, तो ये बनता है 1/500 की पावर 1/2। तो यहां से वैल्यू कितनी आती है, दिस वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड, हमें इसके लिए कैलकुलेटर लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/500 का अगर हम रूट करने भी जाएंगे दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.044। इसी को हम अगर डिवाइड भी कर देंगे 0.013 से, दिस वुड कम आउट टू बी एज 3.44 इंटू 1/2 की पावर 2/3। तो इंटू हम करते हैं 0.5 की पावर 0.67, दिस वुड कम आउट टू बी एज, आता है ये 2.16 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो द आंसर दैट वी गेट इज, आंसर क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या यहां पर निकालने की जरूरत है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या है। तो क्या है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी ड्राई वेदर फ्लो नहीं, ड्राई वेदर फ्लो में हमारे पास सिर्फ क्या फ्लो होता है, सीवेज फ्लो होता है। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग नहीं, फ्लशिंग में हमारे पास डिस्चार्ज ज्यादा होता है। वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, बिल्कुल बात सही है। और वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ प्रेशर फिल्टर, बिल्कुल गलत बात है। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारे पास जनरली जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहां पर कितनी, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल और बात करते हैं 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल को अगर हमें सेटल डाउन नहीं कराना है तो इसकी जो हमारे पास मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.45 मीटर पर सेकंड के बराबर। और ये जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जनरली शील्ड्स फॉर्मूले से निकल कर आती है विच इज इक्वल टू कितनी आती है, तो दैट इज इक्वल टू 1/n की पावर r, 1/n इंटू r की पावर 1/6 ब्रैकेट में k इंटू GS इंटू 1 माइनस या फिर
k इंटू जी एस माइनस 1 इंटू डाया ऑफ पार्टिकल के पावर 1/2 के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कैलकुलेशन, जहां पर हमारे पास ऑल्सो रेफर्ड एज द शील्ड्स फॉर्मूला। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कितने साइज के कौन से वाले पार्टिकल के लिए कितनी मिनिमम हम रखते हैं और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आंसर यहां पर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी रेफर्ड एज सी। हमारे पास एक और वेलोसिटी जिसे कहते हैं मैक्सिमम स्काउरिंग वेलोसिटी। क्या होता है ये, इसको भी अभी आगे चल के सेशन में हम देखेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, पूछा गया है विच सीवर इज मोस्टली फ्रीक्वेंटली। मोस्टली फ्रीक्वेंटली कुछ भी नहीं होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है। विच सीवर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड and is preferred for all types of sewage and the shape of sewer is easy to construct, requires less concentration material and is economical। चलिए बात करना चालू करते हैं। मैंने टॉक अबाउट दी सर्कुलर शेप्ड सीवर, ये हमारे पास इसका सही आंसर है कि ये हमारे पास बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बहुत इकोनॉमिकल भी है, हर कंडीशन में यूज हो सकता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास ये लेस इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कहने की वजह कहता हूं लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट इफ डेप्थ ऑफ फ्लो इज बिलो डाया बाई 2। मतलब हाफ फ्लो से नीचे अगर चला तो ये लेस एफिशिएंट हो जाता है। व्हेन यू टॉक अबाउट द हॉर्स शू सीवर, तो ये हमारे पास जनरली लार्ज क्वांटिटी के सीवेज को फ्लो कराने के लिए जनरली यूज होता है, हॉर्स शू शेप्ड सीवर। इफ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड एक शेप्ड सीवर, तो एक शेप्ड सीवर में क्या होता है हमारा, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। जब ड्राई वेदर फ्लो है, ड्राई वेदर फ्लो में हमारा एक शेप्ड सीवर का लोअर सर्कुलर पोर्शन काम करता है, और जब हमारे पास यहां पर सिचुएशन बनती है ड्राई वेदर फ्लो प्लस स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, तो हमारे पास वहां पर हमारा अपर सर्कुलर पोर्शन जो है वो काम करता है। तो दोनों ही तरीके से एक ही सीवर हर सिचुएशन में एफिशिएंट बन जाता है। हमारा एक शेप्ड सीवर जो है, यहां पर जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी वो तो ज्यादा ही है, साथ में हमारे पास यहां पर वेलोसिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो डिस्चार्ज एक शेप्ड सीवर का ज्यादा निकल कर आता है एज कंपेयर टू दी सर्क्यूलर, और वहीं पर वेलोसिटी एक शेप्ड सीवर में ज्यादा निकल कर आती है एज कंपेयर टू दी सर्क्यूलर सीवर। और हमारे पास यहां पर कॉस्ट जो है वो हमारे एक शेप्ड सीवर की ज्यादा निकल कर आती है कॉस्ट ऑफ सर्क्यूलर से, नियरली 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एक शेप्ड सीवर होता है, ये एक शेप्ड सीवर हमारे सर्कुलर सीवर से ज्यादा बेहतर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और मोस्टली इसका यूज करते हैं किसमें, हमारे पास फॉर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के केस में। अनदर सीवर दैट वी हैव इज पैराबोलिक सीवर। पैराबोलिक सीवर तब काम आता है जब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज को लेके चलना हो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज को लेके चलना हो, तब पैराबोलिक सीवर काम आता है। अच्छा, इसके अलावा एक होता है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कैरी कराता है, रन ऑफ को कैरी कराता है। तो ये कुछ बेसिक से सीवर की डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए, इनके क्या बेसिक पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। आंसर यहां पे क्या होगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इन सीवेज फ्लो डिजाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज कंसिडर्ड नॉट टू डिपेंड ऑन किसकी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, 1/n इंटू r की पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2, जहां पर आपके पास n इज रेफर्ड एज रफनेस कांस्टेंट। ठीक है, आप रफनेस कोएफिशिएंट बोलो, रफनेस कांस्टेंट बोलो, मेनिंग्स कांस्टेंट बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रफनेस ऑफ सीवर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, r इज रेफर्ड एज व्हाट, r इज रेफर्ड एज वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर है, तो यहां पर हमारे पास क्या, हमारे ग्रेड ऑफ सीवर की बात आ रही है, यहां पे नहीं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द सीवर की बात आ गई, r की बात आ गई। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू बी कंक्लूडेड।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, तो ग्रेडियंट इज ऑल्सो इन दी हमारे पास कंसिडरेशन। क्या कंसिडर नहीं करके चलते, तो वो है लेंथ ऑफ द सीवर। लेंथ ऑफ द सीवर इज जनरली नॉट कंसिडर्ड इन दी हमारे पास डिजाइन कंसिडरेशन या फिर वेलोसिटी कैलकुलेशन में। अच्छा, जब बात करते हैं कि हमारे पास हमारा जो सर्कुलर सेक्शन होता है, तो सर्कुलर सेक्शन में हमारे पास ये हमारा सर्कुलर सीवर सेक्शन होता है, जिसमें से एट अ डेप्थ ऑफ इक्वल टू 0.95 टाइम्स ऑफ डी, यहां पर हमें मिलता है Q इक्वल टू क्यू मैक्स। हमें मिलता है Q इक्वल टू क्यू मैक्स विच इज यूजुअली इक्वल टू हाउ मच 1.07 टाइम्स ऑफ द Q एट फुल डेप्थ। Q एट फुल डेप्थ मतलब 7% के ज्यादा, 7% ज्यादा हमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो फुल डेप्थ पे मिलता है उससे। कब? जब डेप्थ ऑफ फ्लो कितना हो, 0.95 टाइम्स हो। कब? जब हमारे पास ये सेंट्रल एंगल कितना का हो, विच इज इक्वल टू 308 डिग्री के बराबर पर हो। अच्छा, इसके अलावा हमें when the depth of flow is equal to 0.81 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, तो यहां पर हमें डिस्चार्ज सॉरी जो वेलोसिटी है वो मिलती है मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 1.125 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी एट फुल डेप्थ। और यहां पर सेंट्रल एंगल कितना होता है, 250 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, लेंथ ऑफ द सीवर पे डिपेंड नहीं करता। अगला सवाल देखते हैं, इफ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवेज इज दिस मच, अगर मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवेज दे रखा है, देन द डायमीटर ऑफ द राइजिंग मेन कैरिंग सीवेज एट 1 मीटर पर सेकंड वुड अप्रोक्सीमेटली बी, क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास फिर से वही सेम क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन हम लिखेंगे इस बार क्या, Q इज इक्वल टू A इंटू V, और हमसे यहां पर इस बार पूछा गया क्या, देन द डायमीटर ऑफ द राइजिंग मेन क्या होगा, तो वी कैन राइट इट एज A इज इक्वल टू Q बाई V के बराबर। सिमिलरली ए को दिखाया जा सकता है क्या, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू Q बाई V के बराबर। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट D इज इक्वल टू Q बाई V इंटू पाई इंटू 4 का अंडर रूट। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या निकल कर आएगी हमारे पास, दैट वी कैन कैलकुलेट इज, डाया निकल कर आएगा यहां पर राइजिंग मेन का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q कितना है 0.314 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यूनिट को हम सबसे आखिरी में लिखेंगे, इंटू 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14 के बराबर। तो यहां पे हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया, मीटर से मीटर क्यूब गया, मीटर स्क्वायर बचेगा, रूट में से बाहर आएगा तो मीटर आ जाएगा बाहर। ये है 0.314, ये है 3.14, तो ये इससे गया 10 टाइम्स। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास क्या, 4/10 का रूट, तो 4/10 का रूट मतलब 0.4 का रूट, और 0.4 का रूट है हमारे पास, तो एक काम करते हैं 4 को बाहर लेते हैं तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 10, ये बनता है डी मीटर में, 2 डिवाइडेड बाय रूट 10, रूट 10 मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू 2/3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में अगर हम बात करेंगे तो 2/3 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 0.6 की समथिंग रेंज में जाएगा, तो 0.6 की रेंज में जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब 0.63 होगा या 0.65 होगा, तो इसे परफेक्टली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास बात करते हैं रूट 10 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.16 के बराबर, और अगर हम बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय 3.16 दैट कम्स आउट टू बी 0.63 के बराबर, तो 0.63 मीटर्स के बराबर हमारे पास डायमीटर होगा हमारे राइजिंग मेन का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस caused by the beam action are normally ignored while designing underground sewer pipes। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की बात चल रही है यहां पर हमारे पास, मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, बेंडिंग की बात चल रही है। और बेंडिंग की बात हमें करने की कब जरूरत है, जब हमारे पास कंप्लीट बॉटम इज नॉट सपोर्टेड, मतलब हमारे पास ओनली एंड सपोर्टेड होगा तब बात करेंगे, ओनली एंड सपोर्टेड होगा तब इसकी बात चलेगी, ओनली एंड सपोर्टेड। तो अगर सिर्फ एंड सपोर्टेड है तो बीम के अंदर बेंडिंग, मतलब हमारा आरसीसी का जो पाइप है उसके अंदर बेंडिंग होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे ड्यू टू द लोड। लेकिन अगर हम बात करें कि अंडरग्राउंड पाइप पड़ा हुआ है
चारों तरफ से, नीचे से, ऊपर से, साइड से, सब जगह से ऑलरेडी सॉलिड सपोर्टेड है, तो बेंडिंग का कोई क्राइटेरिया डेवलप ही नहीं होगा। और नहीं होगा तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द बीम एक्शन आर नॉर्मली इग्नोर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अंडरग्राउंड सीवर पाइप्स, बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। अगला पॉइंट समझते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सीवेज व्हेन रनिंग फुल इन अ पाइप is called the internal pressure and it may induce tensile stresses in the pipe material। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ये हमारा सीवर है और ये सीवर है, सीवर के अंदर अगर फुल कंडीशन में फ्लो कराएंगे तो ये पूरी तरीके से इंटरनली इस पे प्रेशर लगाना चालू करेगा। तो प्रेशर लगाना चालू करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या जनरेट होना चालू हो जाएंगे, स्ट्रेसेस आना चालू हो जाएंगे। दो स्ट्रेसेस विल बी रेफर्ड एज टेंसाइल स्ट्रेसेस, पाइप फटने की कोशिश में होगा तो टेंसाइल स्ट्रेसेस, बात ये भी बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। Temperature stresses are usually computed on underground sewers to avoid the cracking of their joints by the formula L alpha T। यार अगर सीवर के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस आते भी है, मतलब अंडरग्राउंड कंडीशन में, एक तो ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो कहां सोचने की जरूरत पड़ती है, ग्राउंड पे। ठंडी और गर्मी में टेम्परेचर में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, सुबह और रात में टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, अंडरग्राउंड सिचुएशन में नहीं होंगे। एंड नहीं होंगे तो हमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं, पहली बात तो। और जब भी हमारे पास चेंजेस आएंगे तो चेंजेस कैन बी बेसिकली हमारे पास रेडियल डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेंथ वाइज भी हो सकते हैं, तो सिर्फ एल अल्फा टी से काम नहीं चलेगा, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। अगला पॉइंट सोचते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैकफिल ऑन एन अंडरग्राउंड सीवर, द सेल्फ वेट एंड द सुपरइम्पोज ट्रैफिक लोड में कॉज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑन द पाइप मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के अंदर हमेशा बाहर से लगने वाला जो भी लोड आएगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही डेवलप करेगा, और अंदर से जब इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा वो हमेशा टेंसाइल स्ट्रेसेस ही डेवलप करेगा। तो स्टेटमेंट तो ये वाला भी सही है। तो यहां पर हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा बनता है, सी इज कमिंग आउट टू बी दी आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक जो मैंने आपसे बात करी थी अभी कि मैक्सिमम स्काउरिंग वेलोसिटी के बारे में, मैक्सिमम स्काउरिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी जो कि हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं हमारे सीवर्स के अंदर, उससे ज्यादा होती है तो स्काउरिंग हो सकती है, पाइप मटेरियल डिग्रेड करना चालू कर सकता है और सीवर हमारा जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम स्काउरिंग वेलोसिटी अलग अलग केस में अलग अलग बनेगी। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की, तो कॉन्क्रीट का अगर, सॉरी पेवमेंट की बात कर दी मैंने, सीमेंट कॉन्क्रीट सीवर की बात करेंगे तो यहां पर 1.5 से 2.5 मीटर पर सेकंड तक की मैक्सिमम स्काउरिंग वेलोसिटी यहां पर ऑब्जर्व की जा सकती है। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट, तो यहां पर हमारे पास होता है एक रेफर्ड एज दी, हम कह सकते हैं सीमेंट कंक्रीट के बाद वी कैन टॉक अबाउट, सीमेंट कंक्रीट की मैंने वैल्यू गलत लिख दी है, सीमेंट कंक्रीट की वैल्यू आएगी आपके पास 2 से 3 मीटर पर सेकेंड। और एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन, ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन सीवर, तो इसकी होती है 1.5 से 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। अच्छा, इसके अलावा एक स्टोन हमारा एक सीवर होता है विच इज रेफर्ड एज एन स्टोन वेयर सीवर। स्टोन वेयर सीवर, स्टोन वेयर सीवर जनरली हमारे पास H2S से कोरोजन को, H2S से होने वाले जो हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो स्टोन वेयर सीवर का जो हमारे पास मैक्सिमम स्कोरिंग वेलोसिटी है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हमारे पास 2.5 से 3.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। मैंने वैल्यूज को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। दिस वुड कम आउट टू बी एज 3 से 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द कास्ट आयरन सीवर, तो कास्ट आयरन सीवर में दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.5 से 4.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। अगर बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास और है तो वो है हमारे पास ग्लेज्ड या विट्रीफाइड की बात करूं तो विट्रीफाइड के केस में यही वेलोसिटी बनती है कितनी, 4.5 टू 5.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। These are the maximum velocities that can be observed in different cases depending upon the smoothness of this particles, ठीक है सर, smoothness of this particular materials। तो हमारे पास यहां पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अगला, which sewer appurtenance is typically installed at high points in a sewer line to release the trapped air। तो ट्रैप्ड एयर को निकालने के लिए ओवरफ्लो वियर कहां पर यूज होता है,
ओवरफ्लो वियर या सिपुलेटिव वियर कहां यूज होता है? जब हमारे पास हमारे कंबाइंड सीवर से हमें एक्सेस क्वांटिटी बाहर निकालना हो तब, ठीक है। टू रिमूव एक्सेस क्वांटिटी फ्रॉम कंबाइंड सीवर से एक्सेस क्वांटिटी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो हम अपर्टेनेंस यूज करते हैं उसी को कहा जाता है क्या? ओवरफ्लो वियर। हमारे पास ग्रिड चैम्बर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारे वेस्ट वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल के सेटलमेंट के लिए, टू सेटल हमारे पास 0.2 mm या टू सेटल पार्टिकल्स ग्रेटर देन 0.2 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज, उनको बिठाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रिड चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। चेक वॉल्व हमारे पास सिर्फ क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है ये हमारे पास पानी के फ्लो को अलाउ कर पाता है। एयर रिलीज वॉल्व ही हमारे पास यहां पर यूज होगा टू रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर गेटिंग ट्रैप्ड इन दी सीवर्स। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास आज का सेशन, और मैं आशा करता हूं कि काफी कुछ आपको इस सेशन से सीखने को मिला होगा। तो हमारे पास एईसी पर आप किसी भी कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन पहली बार अब तैयारी करना चालू कर रहे हैं, सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस दैट आर अवेलेबल एट एईसी प्लस, या फिर अगर आप प्रैक्टिस सेशंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो उसके लिए यू कैन एनरोल इन अभ्यास जेई और अभ्यास जेई एई बैच। हमारे पास इसके अलावा आपके पास अगर बहुत ही स्पीड में आपको रिवीजन करने की जरूरत है तो द फास्ट ट्रैक बैच इज अवेलेबल। इसके अलावा और सिंगल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो पूरा कोर्सेज एनरोल नहीं, लेकिन एक सिंगल सब्जेक्ट को एनरोल करके भी आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।